हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अभी तक हमने जो रेडिएशन के बारे में पढ़ा, थर्मल रेडिएशन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले तो थर्मल रेडिएशन होता क्या? अगर आपने वो रेडिएशन वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, रेडिएशन अपना वाला अजीज़ बोहरा क्लास 11, तो वीडियो आ जाएगी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि रेडिएशन एक एनर्जी ट्रांसफ़र का एक जरिया है जिसमें बिना मीडियम की ज़रूरत के एनर्जी या यूँ कहे हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब उसमें जो हीट है वो कैसे ट्रांसफ़र होती है? तो वेव्स के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र होती है और उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जो बॉडी, कोई भी बॉडी अपनी टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी एमिट करती है या जो हीट एमिट करती है, अपने टेम्परेचर की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र करती है, हीट एमिट करती है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी। अब वो थर्मल एनर्जी किस फॉर्म में चलती है कि सपोज़ करो यहाँ पर हमारे पास एक कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगी? हीट एमिट करेगी, हीट ट्रांसफ़र करेगी। और अगर वो रेडिएशन के फॉर्म में हीट ट्रांसफ़र कर रही है तो उसमें से क्या निकलेगी? वेव्स निकलेगी। इसके अंदर से क्या निकलेगी? वेव्स निकलेगी। अब अभी तक हमने ये जो वेव्स है इसकी वेवलेंथ के बारे में नहीं पढ़ा है कि वेवलेंथ क्या होता है। तो वेवलेंथ को हम आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम इतना समझ लेते हैं कि वेवलेंथ का मतलब क्या है कि अगर कोई वेव है, सपोज करो ये है हमारे पास एक वेव, तो वेव के दो क्रस्ट और जो दो पीक होते हैं, पीक को हम बोलते हैं क्रस्ट, तो दो कंटिन्यूस क्रस्ट या दो कंटिन्यूस जो थ्रफ है, थ्रफ मतलब जो डीप है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। कि कोई वेव है, सपोज करो कोई वेव इस टाइप से है, तो इसके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो हम कहेंगे इसकी वेवलेंथ कम है। तो कोई भी अगर वेव है जो थर्मल रेडिएशन, कोई ऑब्जेक्ट थर्मल रेडिएशन एमिट कर रहा है, मतलब वो वेव्स एमिट करेगा, तो उस वेव का साइज़ क्या रहेगा? क्या वो छोटी रहेगी, बड़ी रहेगी? आज के टॉपिक में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई भी बॉडी है, सपोज करो ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही वेव एमिट करेगी या यूँ कहें सिर्फ एक ही साइज़ की वेव एमिट करेगी। सपोज कर लो कि इसने वेव एमिट कर ली 50 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसा नहीं है कि ये अगर 100 वेव एमिट कर रही है तो सभी का साइज़ 50 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो सिर्फ एक साइज़ की वेव एमिट नहीं करता बल्कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करता है। मतलब वो 50 का भी करेगा, 50 का भी करेगा, 51, 52, 53। तो फॉर एग्जांपल वो 50 से लेकर 50,000 तक कंटिन्यूस हर साइज़ की वेव एमिट करेगा। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो वेव एमिट कर रहा है तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एमिट करता है, हर साइज़ की वेव एमिट करता है। हाँ, इतना हो सकता है कि कोई किसी साइज़ की वेव ज़्यादा एमिट करेगा, किसी साइज़ की वेव कम एमिट करेगा। तो उसी के लिए हमने ये ग्राफ बनाया है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ का हमारा ग्राफ है। इसमें देखो क्या बताया है, इस ग्राफ में ये बताया है कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना? यूनिट मतलब 1 मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, उसमें 1 वेवलेंथ जो रेडिएशन एमिट करेगी, उस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या रहेगी? एरिया कितना ले लिया? 1 मीटर की ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया हमने कंसिडर कर लिया। इसका एरिया कंसिडर कर लिया कितना है कि इसका जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है उसमें से अगर एक वेवलेंथ जो निकलेगी वो उस वेवलेंथ का साइज़ क्या रहेगा? तो यहाँ हमने ग्राफ बनाया है फिलामेंट लैंप के लिए, आर्क के लिए और सनलाइट के लिए। तो जो आर्क का लैंप है, जो लैंप फिलामेंट का जो ग्राफ है, देखो ग्राफ कुछ इस टाइप से है। तो ये ग्राफ 10,000 एंगस्ट्रॉम के साइज़ पर मैक्सिमम है। इधर भी नीचे जा रहा है ग्राफ, इधर भी नीचे जा रहा है। तो वाई एक्सिस पर हमने क्या बताया? रेडिएशन एनर्जी। तो 10,000 पर सबसे ज़्यादा ग्राफ, ये जो है ग्राफ सबसे ऊपर है, मतलब जो फिलामेंट लैंप जो लैंप फिलामेंट होता है, जो हमारा एक बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, वो 10 रुपये वाला पीला बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट, उसमें जो साइड बीच में फिलामेंट लगा होता है जिसमें से लाइट एमिट होती है, तो वो जो फिलामेंट है वो सबसे ज़्यादा
कौन सा रेडिएशन एमिट करेगा? 10,000 वेवलेंथ वाला रेडिएशन एमिट करेगा, कि वो बहुत सारी वेव एमिट कर रहा है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी वेव एमिट करेगा जिसका साइज वेवलेंथ कितनी है? 10,000। अब ये ग्राफ आगे भी है पीछे भी है, मतलब 10,000 से बड़ी वेव्स भी वो एमिट करेगा, 10,000 से छोटी वेव्स भी वो एमिट करेगा, लेकिन ये ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊपर कहाँ पर है? 10,000 पर, मतलब वो सबसे ज़्यादा 10,000 एंगस्ट्रॉम वाली वेव्स एमिट करेगा। फिर उसके बाद ये तो हो गया हमारा लैंप फिलामेंट के लिए ग्राफ। अब ये एक ग्राफ है, हमने आर्क के लिए बनाया है, कि आर्क का एक लैंप है। तो जो ये क्या कर रहा है, ये ग्राफ इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, लेकिन इस ग्राफ ने यहाँ पर इस कोई वेवलेंथ जो 10,000 से कम है, 10,000 से कम वेवलेंथ वाला एक वेवलेंथ सबसे ज़्यादा इमिट करेगा, उससे कम वाली वेवलेंथ भी इमिट करेगा। ग्राफ देखो इधर जा रहा है नीचे, मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ है उसके लिए भी वो एनर्जी रेडिएशन इमिट करेगा, इस वेवलेंथ वाले के लिए भी वो एनर्जी इमिट करेगा, लेकिन ग्राफ सबसे ऊपर यहाँ पर है, मतलब ये जो भी वेवलेंथ होगी, फॉर एग्जांपल सपोज कर लो ये है 5,000, तो 5,000 के लिए सबसे ज़्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, 5,000 वेवलेंथ वाली वेव सबसे ज़्यादा एमिट करेगा, फिर उससे कम ज़्यादा वाली भी इमिट करेगा, उससे कम वाली भी इमिट करेगा, लेकिन उनकी वैल्यू कम रहेगी। अब आर्क लैंप का टेम्परेचर होता है 3,000 केल्विन, लैंप फिलामेंट का टेम्परेचर होता है 2,000 केल्विन। अब अगर हम सनलाइट की बात करें, जिसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 6,000 केल्विन। तो सनलाइट में देखो ये ग्राफ यहाँ पर कहीं पर इधर इसका पीक होगा ऊपर, तो ये इस वाली कोई वेवलेंथ की वेव सबसे ज़्यादा एमिट करेगा। तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है? इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि टेम्परेचर जितना कम है, टेम्परेचर जितना कम, ये टेम्परेचर 2,000 था, ये 3,000 और ये 6,000, तो टेम्परेचर जितना कम है वो उतनी बड़ी वाली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा है। कि जब टेम्परेचर 2,000 था तो सबसे बड़ी वेवलेंथ कौन सी थी? 10,000 एंगस्ट्रॉम वाली थी। फिर 3,000 हुआ तो जो सबसे बड़ी वेवलेंथ है वो 10,000 से छोटी है, कि ग्राफ का जो पीक है वो थोड़ा सा पीछे आ गया। पीछे आ गया मतलब वेवलेंथ क्या हुई? देखो एक्स एक्सिस पर हमने क्या शो की है? वेवलेंथ। मतलब एक्स एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी, एक्स एक्सिस पर पीछे जाएंगे तो वेवलेंथ कम होगी। तो जो पीक है वो थोड़ा सा पीछे आ गया, पीक पीछे आ गया, मतलब अब वो थोड़ी छोटी वेवलेंथ वाली वेव सबसे ज़्यादा इमिट कर रहा है। फिर और टेम्परेचर बढ़ा तो पीक और पीछे आ गया, मतलब अब जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इमिट करेगा उसका साइज़ और कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा इमिट करने वाली वेव्स है उसका वेवलेंथ क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है, ग्राफ पीछे आते जा रहा है। तो इससे हमें एक रिलेशन मिला कि लैम्डा एम इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि लैम्डा एम क्या है? कि वो वाली वेवलेंथ जो किसी ऑब्जेक्ट ने सबसे ज़्यादा एमिट की, वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ वो एमिट कर रहा है वो टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ, मैक्सिमम वाली वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब हमें पता है जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर आगे हमारे पास कांस्टेंट, डिवाइड में हमने क्या लिखा? टी। यहाँ डिवाइड में, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी? लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल रहेगा? कांस्टेंट के इक्वल। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगा। तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट हमें अगर कांस्टेंट रखना है तो अगर एक चीज़ बढ़ाई है तो दूसरी चीज़ कम करनी पड़ेगी, और दूसरी बढ़ाई है तो पहली कम करनी पड़ेगी। तभी तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना रहेगा? फिक्स। कांस्टेंट मतलब फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.9 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यूनिट कैसे निकाली? कि लेफ्ट हैंड साइड जो यूनिट रहेगी वही राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टी क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन में उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो मीटर केल्विन लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट है, तो राइट हैंड साइड की यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर केल्विन। और ये जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? वाइन्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? वाइन्स कांस्टेंट। और ये जो लॉ है कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू क्या रहेगा? कांस्टेंट, इसे कहते हैं वाइन्स लॉ। अब
इस लॉ का यूज़ क्या है कि हम बोलते हैं कि सन का टेम्परेचर इतना है, मून का इतना है, तो क्या हम मेज़र करने गए थे सन के पास कि थर्मामीटर लिया और हमने वहाँ जाकर मेज़र कर लिया कि हाँ सन का टेम्परेचर इतना है, तो वो हमें कैसे पता चला? तो वो इस विन्स लॉ की हेल्प से ही हमें पता चला। कैसे पता चला? कि सन से जो वेवलेंथ आ रही है, कि हमने देखा कि सन से, या फॉर एग्जांपल मून की बात करें कि मून से जो वेवलेंथ आती है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ आई वो कौन से वाले साइज़ की वेवलेंथ आई? 14 माइक्रोमीटर की वेवलेंथ मून से बहुत सारी वेवलेंथ आ रही है, 14 की भी आ रही है, 10 की भी आ रही है, 50 की भी आ रही है, 1000 की भी आ रही है, बहुत सारी वेवलेंथ आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मून से कौन सी आती है? 14 माइक्रोमीटर वाली वेवलेंथ आती है। तो वेवलेंथ की स्पेस पर हम लिख देंगे 14 माइक्रोमीटर। कांस्टेंट की वैल्यू है लेमडा एम की वैल्यू रख दी, कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, तो वहाँ से हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमने मून का टेम्परेचर कैलकुलेट किया। तो मून का टेम्परेचर कितना है? 400 केल्विन। सिमिलरली सन से भी बहुत सारी वेवलेंथ आ रही है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किस साइज़ की आती है? 4753 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर वेवलेंथ की वैल्यू पुट करेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। तो वहाँ से सन का जो टेम्परेचर कितना निकल के आया? 6060 केल्विन। तो ये जो टेम्परेचर है किसका है? सन का। और ये सन के एक्सटीरियर, बाहर के सरफेस का टेम्परेचर है, इंटीरियर का टेम्परेचर नहीं है। सर के इंटीरियर अंदर का टेम्परेचर तो इससे भी और ज़्यादा है। अब ये जो कर्व है इसका सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक यूनिवर्सल कर्व है। यूनिवर्सल कर्व है मतलब ये कर्व ब्लैक बॉडी के जो साइज़ है उस पर डिपेंड नहीं करता, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये तो हमने यूनिट एरिया के लिए बात की है कि यूनिट एरिया में से कितनी रेडिएशन, कौन से सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला रेडिएशन निकल रहा है। तो एक ही एरिया 1 मीटर स्क्वायर की हम बात करें तो बड़ा एरिया हो तो या छोटा, उससे कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। तो ये जो कर्व है, किसकी बात करें हम? कर्व की। ये कर्व एरिया पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका एक बेनिफिट ये हुआ कि इसी से क्वांटम फिजिक्स का भी जन्म हुआ, जिसके बारे में तुम नेक्स्ट क्लासेस में और डिटेल में पढ़ोगे, 12th में थोड़ा बहुत पढ़ोगे। अब ये बात हो गई। अब इसके बाद कोई बॉडी है हमारे पास, तो कोई बॉडी से कितना रेडिएशन निकलेगा या कितनी एनर्जी निकलेगा। देखो एनर्जी कितनी निकलेगा वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस बॉडी का शेप क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। जितना बड़ा शेप उतनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा। ये कर्व की शेप पर डिपेंड नहीं करता, कर्व नहीं डिपेंड करता, लेकिन एनर्जी कितनी निकाल रहा है वो शेप, वो साइज़ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। तो हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी लिए, हीट पर यूनिट टाइम। हीट पर यूनिट टाइम जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल एच से। कैपिटल एच का मतलब क्या है? हीट पर यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में कितनी हीट एमिट की, उसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो एच है, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, कि जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा वो यूनिट एरिया में हीट एमिट करेगा। एच इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 4, कि जो टेम्परेचर है टेम्परेचर की 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन दोनों को कंबाइन करके लिख देते हो, एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टी टू द पावर 4। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट। तो एच इज इक्वल टू ए ई टी टू द पावर 4। ये जो ई है, ई पहले लिख दे क्या? चलो पहले लिख देते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? ई लिया है क्या बुक में? क्या लिया है? सिग्मा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ले लिया जिसको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। इस सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट मीटर -2 केल्विन -4। ये वैल्यू होती है सिग्मा की। अब ये यूनिट कैसे निकाली? तो एच क्या है? हीट अपॉन टाइम। तो मतलब जूल पर टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल। तो जूल पर सेकंड मतलब वॉट। तो ये एच की ऐसा यूनिट क्या है? वॉट। तो एच की ऐसा यूनिट है वॉट। सिग्मा एज इट इज। एरिया की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर -2। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। उसकी पावर 4 है तो 4, -2 नहीं सिर्फ 2। तो ये एम यहाँ पर है, इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। के यहाँ पर है, इधर आकर डिवाइड में। तो वॉट अपॉन m2k4। ये डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब भी किसी वैल्यू को ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन क्या हो जाता है? चेंज। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? वॉट m-2 t-4। तो ये हमारी ऐसा यूनिट आ गई किसकी? सिग्मा की। तो सिग्मा इज़ अ कांस्टेंट। और ये जो रिलेशन है
ये थ्योरेटिक एक्सपेरिमेंटली किसने दिया था? स्टीफन ने दिया था, और थ्योरेटिकली इसे बोल्ट्जमैन नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। इसलिए इस रिलेशन को या इस लॉ को क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इतना क्लियर है? तो ये मैं रब कर देता हूँ, नीचे का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो H इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा ए टू टी टू द पावर -4, जहाँ T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब फॉर एग्जांपल सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ कि हमने कंसिडर कर लिया कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 0। इस वाले केस में हमने सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 कंसिडर किया है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट 100% एनर्जी एमिट करे। मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर जितनी भी हीट आ रही है, वो पूरी की पूरी हीट को वापस एमिट नहीं करेगा। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा। उसकी एबिलिटी, हीट एमिट करने की क्या एबिलिटी है, कि हर इंसान का नेचर कैसे जैसे अलग होता है, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट का हीट एमिट करने की जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। तो हीट एमिट करने की जो एबिलिटी है उसको हम कहते हैं इमिसिविटी। तो जिसकी एबिलिटी ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा हीट एमिट करेगा, जिसकी एबिलिटी कम रहेगी वो कम हीट एमिट करेगा। तो जो परफेक्ट रेडिएटर है, परफेक्ट रेडिएटर के लिए वो जो एबिलिटी जिसको हमने इमिसिविटी कहा है, ई, वो कितनी रहेगी? 100%। 100% मतलब ई की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। लेकिन किसी के लिए कम रहेगी, किसी के लिए और कम रहेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ठीक है, डिफरेंट के लिए ये किसी के लिए आधी रहेगी कि वो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसमें से आधी ही एमिट कर रहा है। किसी के लिए 0.25 रहेगी कि वो सिर्फ 25% ही एमिट कर रहा है। 1 किसके लिए रहेगी? जो जिसने पूरी की पूरी ली और पूरी की पूरी वापस एमिट कर दी, तो वो हम कहेंगे वो परफेक्ट रेडिएटर है कि उसने पूरी एनर्जी एमिट कर दी। तो ये ए की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1, और फिर उससे कम वैल्यू रहेगी मतलब 0.5, 0.25, मतलब वो कम हीट एमिट करेगा। ठीक है, अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका एरिया हमने कंसिडर कर लिया कितना है? 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका टेम्परेचर हमने कंसिडर कर लिया कितना है? 3000 केल्विन। और उसके लिए ए की वैल्यू कितनी है? 0.4। टंगस्टन हमने कंसिडर कर लिया, टंगस्टन के लिए ए की वैल्यू कितनी होती है? 0.4। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, बट हमें तो पता है ऐसा यूनिट क्या एरिया की? मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर में ये जो स्क्वायर होता है वो सेंटी और मीटर दोनों का होता है। ठीक है, तो 0.3 जो है वो एज इट इज़ सेंटी का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -2 मीटर एज इट इज़, और उसका क्या है? होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है दोनों में अलग अलग कर लेंगे। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.3 इंटू 10 टू द पावर की पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन। तो -2 कितना हो जाएगा? -4, और मीटर का स्क्वायर। तो इसलिए ये वैल्यू हमें 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जब फॉर्मूले में बुक में पुट की है तो फॉर्मूले में क्या लिखा है? 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट करेंगे। इन सभी की वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 60 वाट। कितना आंसर आ जाएगा? 60 वाट। अब इसके बाद अब हमने यहाँ पर क्या कंसीडर किया था कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 0। लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 हो, कुछ दूसरा टेम्परेचर हो। तो सपोज़ कर लो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर है TS, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? H इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस TS टू द पावर 4, कि जो भी टेम्परेचर है उसमें से सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 को हमें माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो क्या करेगा? अगर सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर है तो वो सराउंडिंग को हीट एमिट तो कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ सराउंडिंग से कुछ हीट ले भी रहा है। और ये H क्या है? हीट पर यूनिट टाइम के यूनिट टाइम में उसने कितनी हीट बाहर निकाली। तो इसलिए जो हीट वो ले रहा है, इसका देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसको मैं थोड़ा सा और, कि वो हीट एमिट कर रहा है। कितनी हीट एमिट कर रहा है? सिग्मा ए टी टू द पावर 4, इतनी हीट वो एमिट कर रहा है। उसके साथ साथ सराउंडिंग से कुछ हीट ले भी रहा है। कितनी हीट ले रहा है? सिग्मा ए टी टू द पावर TS टू द पावर 4, इतनी हीट ले रहा है। तो इतनी हीट ले रहा है तो इस हीट को हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो सिग्मा ए दोनों में है, तो सिग्मा ए
कॉमन आ गया तो T⁴ माइनस TS⁴। तो ये हीट कब आ जाएगी? जब सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर हो, कितना हो? TS टेम्परेचर हो। अब ये तो किसके लिए? परफेक्ट रेडिएटर के लिए। अब हर परफेक्ट रेडिएटर तो होता नहीं, तो इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? ए से हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास हीट एमिटेड पर यूनिट टाइम, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम हमारे बॉडी के लिए ले तो हमारी बॉडी का एरिया हमने कंसिडर कर लिया, कितना है? 1.9 मीटर स्क्वायर। हमने कंसिडर कर लिया कि हमारी बॉडी का जो हमारा सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने कंसिडर कर लिया, कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू सेल्सियस में है, इसे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। और जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा यूनिट में सॉल्व करते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के 273 को इसमें ऐड कर देंगे, तो इसमें 273 को ऐड करेंगे तो 295 केल्विन आ जाएगा। टी हमने कंसिडर कर लिया कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 28 डिग्री सेल्सियस। इसमें 293 ऐड करेंगे तो 301 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर, ए की वैल्यू है। और हमारी बॉडी के लिए ए की जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हमारी बॉडी के लिए कितनी गिवन है बुक में? ठीक है, ई की वैल्यू कुछ गिवन है क्या? 0.97। ये हमारी बॉडी के लिए ई की वैल्यू होती है। तो ए, TS, TE और सिग्मा, इन चारों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 66.4 वाट। कि इतनी हीट हमारी बॉडी हर टाइम, इतने वाट हीट हमारी बॉडी पर यूनिट टाइम एमिट करती है, हर सेकंड एमिट करती है। और जब हम रेस्ट पर होते हैं तब हमारी बॉडी 120 वाट हीट पर यूनिट टाइम एमिट करती है। इसका मतलब अभी अगर मैं सिर्फ बैठा हुआ हूँ तो मेरी बॉडी 66.4 वाट एनर्जी पर यूनिट टाइम एमिट करेगी। लेकिन अगर हम सोए हैं तो और ज़्यादा एनर्जी एमिट करती है, कितनी? 120 हीट पर यूनिट टाइम, मतलब वाट, इतनी एनर्जी हीट पर यूनिट टाइम एमिट करते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी से कम हीट एमिट हो, तो अभी आजकल कुछ ऐसे क्लॉथ्स आ रहे हैं जिसमें एक लेयर लगी होती है। वो लेयर क्या करती है? मेटेलिक लेयर लगी होती है कि जो हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो उस हीट को वापस हमारी बॉडी की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देती है, तो वो हीट हमारी बॉडी से बाहर नहीं आ पाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।